इस बीच में आज जेडी वेंस का एक बड़ा टेलीफोन कॉल को लेकर चर्चा है। नेतन्याहू के साथ उनकी कॉल थी और उसमें वो बहुत गुस्से में थे। नेतन्याहू में उसको फायरिंग किया, उसको डांट रहे हैं, उसको अच्छा खासा डांटा है कि तुमने हमें भटका दिया और तुम्हें पता ही नहीं था कि ईरान के पास है क्या एक्चुअली। पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दी है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कतर समझने की कोशिश मत करना। अगर हमारे अधिकारियों को आंच भी आएगी तो हम एक्शन ले लेंगे। मैं आपको विस्तार से बताती हूं। पाकिस्तान ने अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी है इजराइल को। इस तरह से थक चुके हैं, ये तक कह दिया आर्मी चीफ ने। सेना के पास कई मोर्चों पर लड़ने के लिए सैनिक नहीं बचे हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह, ये क्या हुआ? इजराइल की ताकतवर सेना तो बेदम होती नजर आ रही है ईरान के हमलों के सामने। इन्होंने अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देंगे। इन्होंने कहा हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे। आप हुक्का पानी की बात करें, एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट जो पाकिस्तान पहले था वो हट गया उसके ऊपर से, खुलेआम उसके बाद पैसा आ रहा है। पाकिस्तान का रिलेशन चाइना के साथ भी बढ़िया है। वो जो ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज वेपन यूज किए उसने, पाकिस्तान का रिलेशन यूएस के साथ भी बढ़िया, वो मीडिएट भी कर रहा है। आप बताइए, आपने कहा ईरान के साथ भी बढ़िया है, सऊदी के साथ भी बढ़िया है, टर्की के साथ भी बढ़िया है, मिस्र से बात कर ही रहे हैं शहबाज शरीफ। बिल्कुल, आपने जो जो पाकिस्तान के लिए कहा वो पाकिस्तान उससे उल्टा आज वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत को कोई नहीं पूछ रहा, पाकिस्तान को लोग पूछ रहे हैं। क्यों? ये कहा है पाकिस्तान ने कि ईरान हो या कहीं और हो, हमारे अधिकारी सुरक्षित रहने चाहिए। क्योंकि अभी एक खबर आई थी कि ईरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास हमला हो गया है। अब पाकिस्तानी दूतावास में ईरान में हमला हुआ है मतलब इजराइल ने किया है, और इजराइल ने किया है मतलब पाकिस्तानी अधिकारियों पर हमला हो गया एक तरीके से। तो फिर इसलिए ही पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल याद रखे कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है जो चुप बैठेगा। हम एक्शन लेंगे और हम कार्रवाई करेंगे, हम पलटवार भी करेंगे। इजराइल में बातचीत चल रही थी युद्ध के पहले कि साहब न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया जाए और ख़त्म किया जाए। उनके पास 200 करीब वॉरहेड्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है, रूस ने बड़ी धमकियां दी थी न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की यूक्रेन में। आज तक वो नहीं किया क्योंकि देन देयर इज दैट म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। आप करेंगे वहां से भी शुरू हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त या फॉर्चुनेटली इस वक्त इट्स नॉट अ यूनिपोलर सिचुएशन। इट इज नॉट कि केवल अमेरिका के पास बॉम्ब हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में थे। देन यू कुड यूज बॉम्ब्स विदाउट एनी रिपरकशंस। अभी साहब आप बॉम्ब यूज करें आज ईरान के बरखिलाफ, आप मेरे से लिख के ले लें, कल रूस बोलेगा मैं कहीं पे बॉम्ब ठोक रहा हूं। यूक्रेन में, मैं ओडेसा पे बॉम्ब ठोक रहा हूं। अगर आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। आपके पास 5000 है, मेरे पास 6000 है। 6000 वॉरेंट्स हैं रूस के पास मैक्सिमम आज के। तो रूस कहां मारेगा जनरल बख्शी? आपके ऊपर नहीं करेगा, फिर कहां करेगा? उठा के यूक्रेन पे दाग देगा। यूक्रेन पे। हाँ, देखिए, इवन मेरे को भी लग रहा है चांसेस ऑफ न्यूक्लियर यूज बहुत कम है। आपने एक सिनेरियो पोज किया कि इजराइल ने इस्तेमाल कर दिया, तो मैंने बताया था उसके जवाब में क्या हो सकता है। रूस उसको बिल्कुल स्टाइमे कर देगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं न्यूक्लियर यूज नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जरूर एस्केलेट टू डी एस्केलेट एक चांस ट्राई करेंगे। मेरे हिसाब से जो 3 आइलैंड माउथ पे है, खर्ग बहुत दूर अंदर है गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, वहां तक एम्फीबियस ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं। जो कि अबू मूसा, स्मॉल खुम्ब, ग्रेटर खुम्ब, लेसर खुम्ब, उनमें से एक या तीनों को वो पकड़ने की कोशिश करेगा मेरीन एम्फीबियस लैंडिंग से। एक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करेगा जिससे वो डी एस्केलेट कर सके ऑन अ नोट कि मैं जीत गया, इजराइल तू संभाल, मैं तो चला। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। ठीक है साहब। लेकिन ऐसा करने में वो बुरी तरह से एस्केलेशन ट्रैप में फंस सकता है। ओके विजय जी, जल्दी से। इस बीच में आज जेडी वेंस का एक बड़ा टेलीफोन कॉल को लेकर चर्चा है।
नेतन्याहू के साथ उनकी कॉल थी और उसमें वो बहुत गुस्से में थे नेतन्याहू में, उसको फायरिंग किया, उसको डांट रहे हैं, उसको अच्छा खासा डांटा है कि तुमने हमें भटका दिया और तुम्हें पता ही नहीं था कि ईरान के पास है क्या एक्चुअली। ये झुंझलाहट जो निकल के आई है और ये रिपोर्ट कह रही है कि JD Vance, the US Vice President, had a tensed and heated conversation with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu over the war with Iran. As per Israeli media outlets, ये इजरायली मीडिया की खबरें हैं, Vance fired Netanyahu, saying that his assessment on the Iran was grossly wrong. कि तुम्हें पता ही नहीं था कि ईरान के पास है क्या और हवा में बातें कर करके आपने हमें मिसगाइड किया। ये इस किस्म की पिक्चर दी कि ईरान बहुत हल्का एनिमी है, उसको हम कभी भी मार सकते हैं। ये मुझे लगता है कि एक नया मोड़ लेके आया है और हम ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे पहले कि JD Vance धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ट्रंप से डिस्टेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। नया जो एक क्लेम्स आए हैं इस समय इंटेलिजेंस के, वो भी US इंटेलिजेंस के, वो ये बता रहे हैं कि ईरान का जो मिसाइल्स जिसको कहा जा रहा है कि हमने बर्बाद कर दिया है, वो बोलते हैं कि हम तो 1/3 भी बर्बाद नहीं कर पाए हैं। 1 महीना हो गया, ऑलमोस्ट वॉर को 4 हफ्ते हो गए हैं, हम 1/3 भी स्ट्रेंथ को बर्बाद नहीं कर पाए हैं और उनकी 2/3 से जो ज्यादा स्ट्रेंथ है वो अभी भी जिंदा है, हम उसका कुछ नहीं कर पाए हैं। ये इस बात का एडमिशन है अमेरिका के द्वारा, उसकी इंटेलिजेंस के द्वारा, कि जो उनके ऑपरेशन ईरान के ऊपर जो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से हुए थे वो किस हद तक फेल हुए हैं। तो जो JD Vance ने नेतन्याहू को फायरिंग किया और बताया कि तुम्हारा असेसमेंट ही गलत था, तुम्हें पता नहीं कहां पर क्या है ईरान के अंदर, वो बात सही साबित हो रही है कि आप 1/3 भी उनका जो आर्सेनल है, जो उनका हथियारों का जखीरा है या मिसाइलों का जखीरा है, जिसे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ खत्म कर दिया, एक भी रॉकेट नहीं बचा, तो ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि रोज इतने मिसाइलें निकल कर आती हैं और मारती हैं जाके इसराइल को और बाकी देशों के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जखीरा होगा इसका। तो JD Vance ने जो डांट लगाई है वो बहुत बड़ी है और शायद वो डांट ही नहीं बल्कि हो सकता गुस्सा है कि तुमने हमें मरवा दिया, एक्चुअली हमें फंसवा दिया इस वार के अंदर, हमें तो आना ही नहीं था, तेरे चक्कर में मारे गए। दोस्तों, नेतन्याहू बहुत परेशान है इस समय। जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो उस समय शेल शॉक्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उन्होंने अपनी जनता को भरोसा दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन आपके घरों को छू भी नहीं पाएंगी और आपको मैं कोई भी नुकसान होने से बचा लूंगा, आपकी जानें भी नहीं जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना, जो मिसाइलें होती हैं और जो बम होते हैं वो आपकी इंटेंशन को नहीं पहचानते। और इस बार जंग, वो पिछली बार 12 दिन की थी, तब भी डिस्ट्रक्शन काफी था इजराइल में, लेकिन इस बार ये जंग अब ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो गए हैं, 5वां हफ्ता कल शुरू हो जाएगा। इन हालातों के अंदर जो बर्बादी का आलम है, तेल अवीव में हो, हाइफा में हो, पोर्ट्स पे हो, पावर सेंटर पे हो, रिफाइनरी पे हो, डिमोना के एटॉमिक सेंटर के ऊपर हो, आर्द के अंदर हो, या कई और जो शहर हैं, बर्बादी का एक ऐसा आलम जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऊपर से जो रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के द्वारा नॉर्थ इजराइल के ऊपर, जहां तक उनकी पहुंच है, वो भी बर्बादी का एक नया आलम लेके आए हैं। इसे देखकर नेतन्याहू इज शेल शॉक्ड, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी जनता से क्या जाकर कहें। आज सुनने में आया कि उन्होंने अपने 4 लाख रिजर्विस्ट जो हैं आर्मी के बुला लिए हैं कि आप आइए, देश को आपकी जरूरत है। इन हालात के अंदर आप सोच सकते हो कि सीरियसनेस कितनी है। सुनने में आया कि 5000 से ज्यादा लोग वहां पर इंजर्ड हुए हैं। मैं इजराइल की बात कर रहा हूं, ईरान की बात नहीं कर रहा हूं। 5000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं मिसाइलों से और शायद ड्रोन की जो बारिश हुई है उनके ऊपर, और अब उनके इंटरसेप्टर भी खत्म होते चले जा रहे हैं। तो अब उनको चिंता हो रही है कि अमेरिका के पास भी इंटरसेप्टर खत्म हो रहे, तो उनको इंटरसेप्टर देगा कौन? उनके जो अपने आयरन डोम है, डेविड ब्लिंग है या एरोस हैं, उनके इंटरसेप्टर भी खत्म हो चुके हैं। अब पता लगता है कि अगर 10 मिसाइल छोड़ी जाती हैं तो 5 ऐसी जाके टकराती हैं और मुश्किल से 5 इंटरसेप्ट की जाती हैं, तो ऑलमोस्ट 50% तो अब रोक ही नहीं जा रहे। थोड़े दिन और रुक जाइए, अगर हफ्ता 10 दिन और चल गया, 15-20 दिन युद्ध, या 2 महीना और चल गया, तो आप पाएंगे कि इजराइल के पास रोकने के लायक कुछ शक्ति ही नहीं बची है और अमेरिका के पास भी रोकने की शक्ति नहीं बची है। और जितनी विनाश, जितना डिस्ट्रक्शन इस टाइम इजराइल के शहरों में हो रहा है,
उनके हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, या उनके ऑफिस हों जिसके ऊपर अटैक किया गया, मिलिट्री के ऑफिस हों, मिलिट्री के कैंट एरियाज हों, जो उसका एयरपोर्ट है मेन, जो उसको बुरी तरह से डैमेज किया गया वहां। ईरान अगर उनकी शर्तों पर माने कंट्रोल हो जाता है या उनकी शर्तें स्वीकार कर लेता है ट्रंप की, तो ट्रंप वहीं रुकने वाले नहीं है। आप देखिए वेनेजुएला में जो उन्होंने किया, वो ग्रीनलैंड में करना चाहते थे, वो मैक्सिको के साथ करना चाहते हैं, वो कनाडा के साथ करना चाहते हैं, वो किसी भी देश, भारत के साथ भी उन्होंने किया है। भारत के लोग माने या न माने, लेकिन उन्होंने जो ट्रेड डील किया वो क्या है? विपक्ष लगातार कह रहा है कि एक तरह का ये उपनिवेशीकरण है, मतलब कॉलोनी बना लिया है उन्होंने हमको अपनी। जिन चीजों की नहीं जरूरत है वो भी वो ट्रेड डील में हमसे कर रहे हैं, हमारे ऊपर उन्होंने उन सब सारी चीजों की आयात के लिए मजबूर किया।